अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है इकनॉमिक प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन क्या होता है? तखमीना लगाना किसी चीज़ का, और इकनॉमिक क्या होता है? माशी। अब माशी तौर पे तखमीना लगाया है, और किसने लगाया है और किस चीज़ के लिए लगाया है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उन्होंने तखमीना लगाया है। और किस सिलसिले में इन्होंने ये तखमीना लगाया, फोरकास्ट की है? जितना भी कोरोना वायरस के बाद जो है वो तबाही हुई है, ख़ास तौर पे इन्होंने ये रिपोर्ट इनकी आई थी, ये साउथ एशियन रीजन जो है हमारे पास जनूबी एशिया का खिता, इस हवाले से आई थी कि भाई यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने फोरकास्ट की थी कि कितने % यहाँ पे ग्रोथ होगी और कितना इसकी जो तबाहकारियाँ हुई हैं कोरोना वायरस की, उसकी वजह से कितने के इनका नुकसान हुआ है तमाम ममालिक का, और इस पे ग्रोथ पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो उस हवाले से ये रिपोर्ट आई है। साउथ एशियन रीजन के हवाले से भी है, बाद में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बताया है, और उसके आगे उन्होंने बताया है कि हमें किस तरीके से आगे लेके चलना होगा इसके तबाहकारियों के बाद कोरोना वायरस की। इसको स्टार्ट करते हैं। The World Bank has just released its first major report looking in detail at the economic projections for the South Asian region as the COVID-19 fight continues. उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? हैज़ जस्ट रिलीज होता है जारी करना। उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो है जारी की है। क्या चीज़ जारी की है? फर्स्ट मेजर रिपोर्ट, पहली बुनियादी जो है बड़ी आप कह लें रिपोर्ट जारी की है। और उसमें क्या उन्होंने देखा है, क्या चीज़ नोट की है? लुकिंग इन डिटेल, तफसील से देखने के बाद जो जितने भी हालात वगैरह हुए थे ना, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। जो हालात थे और जितने भी आपने मईशत देखी उन्होंने साउथ एशियन रीजन की, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? एट द इकनॉमिक प्रोजेक्शंस, वो सारे हालात देखने के बाद उन्होंने इकनॉमिक प्रोजेक्शंस किए हैं, तखमीना लगाया है कि भाई इसका हर मुल्क को कितना कितना नुकसान होगा इनकी मईशत पे। और आगे उन्होंने बताया फॉर द साउथ एशियन रीजन, उस साउथ एशियन रीजन के लिए, इस खत्ते में कितना कितना उन ममालिक का नुकसान होगा एज द कोविड-19 फाइट कंटिन्यूज। जैसे कि ये कोविड-19 की जंग है आप इनके साथ वो है कंटिन्यूज, यानी कि वो जारी है। एंड द फाइंडिंग्स आर सिवियर, और उन्होंने कहा जो उन्होंने फाइंडिंग दी हैं ये साउथ एशियन रीजन के ख़िलाफ़ कि तमाम ममालिक का क्या क्या नुकसान हुआ है और किस तरीके से ये लोग निकल सकेंगे, वो क्या है? बहुत सिवियर फाइंडिंग्स होती है, नताइज, और सिवियर होता है शदीद होने का। जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत शदीद हैं। अच्छा, बाकी क्या कह रहे हैं? इन अनकरेक्टरिस्टिकली क्या लिखा हुआ है? ब्लंट लैंग्वेज। अच्छा, अब दोनों का मैं आपको मतलब बताता हूँ। अनकरेक्टरिस्टिकली होता है कि देखें फ़र्ज़ करें कोई एक बंदा है, वो आपकी कभी बात नहीं मानता, लेकिन एक दिन वैसे ही वो ना आपकी कोई बात मान लेता है, तो आप उससे क्या कहते हो? यार तुम हमेशा तो मेरी कोई बात नहीं मानते थे, आज तुमने मान लिया, आज तुमने क्या किया? अनकरेक्टरिस्टिकली बिहेव किया। यानी तुम हर दफ़ा ऐसा बिहेव नहीं करते, लेकिन आज तुमने इस तरह अलग तरीके से बिहेव किया। जिस तरह एग्जांपल भी है, रविश के बरखिलाफ़ गैर इम्तियाज़ी, ठीक है? जिस तरह आप करते हो उस तरह ना करो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मीनिंग मैंने आपको बताना है, ब्लंट। ब्लंट ये होता है जिस तरह हम दूसरे बंदे को कहते हैं यार तुम तो बहुत ब्लंट हो, यानी मुंह फट हो, साफ गो हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज़ हुआ है। इन अनकरेक्टरिस्टिकली ब्लंट लैंग्वेज, द रिपोर्ट डिक्लेयर्स एट द आउटसेट दैट द इकोनॉमिक सिनारियो स्टेयरिंग द इंटायर रीजन इन द फेस इज़ डायर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इन अनकरेक्टरिस्टिकली ब्लंट लैंग्वेज। अच्छा, अब जिस तरह भी हमारे पास वर्ल्ड बैंक वगैरह की रिपोर्ट आती है ना, उसमें अगर कोई उन्होंने कोई कड़वा सच भी बोलना हो ना, तो बड़ा शुगर कोटेड अंदाज में बड़े लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव करके ना डायरेक्ट नहीं बोलते। ब्लंट, जिस तरह यहाँ पे ब्लंट यूज़ हुआ है ना, कि डायरेक्ट जो आए कि जी कोई काम गलत हो रहा है उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, बड़ा रख रखाव करके फिर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट जो आई है साउथ एशियन रीजन में, इसमें इन्होंने इन अनकरेक्टरिस्टिकली ब्लंट लैंग्वेज कि इस तरह इनकी रिपोर्ट में होता नहीं है, ठीक है? ये अपनी रूटीन से हट के जो है इन्होंने बड़ी अलग रविश इख्तियार की, और क्या बिल्कुल ब्लंट लहजे में, ब्लंट लैंग्वेज में, साफ गो लैंग्वेज में रिपोर्ट डिक्लेयर्स। और उस रिपोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? एज द आउटसेट, एट द आउटसेट होता है शुरू में। उन्होंने कहा शुरू में इस रिपोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया है? दैट द इकोनॉमिक सुनारियो, कि वो माशी जो है सुनारियो क्या होता है? सूरत हाल, स्टेयरिंग द इंटायर रीजन, जिसका सामना है किसे? पूरे खत्ते को, जनूबी एशिया के खत्ते को, इन द फेस इज़ डायर, ये बड़ा संगीन है और बड़ा मुश्किल है कि इन सारी इस पूरी सूरत हाल से निकल सकें। The impact on poverty could be catastrophic. कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है? तबाहकुन। उन्होंने कहा इम्पैक्ट जो असर होगा किस पे? ऑन पावर्टी, गुर्बत पे। कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, क्या होगा? तबाहकुन होगा। एंड द रीजन विल सी, और रीजन क्या देखेगा? इसके इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहे हैं कि एग्जैक्ट जो उनकी फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट में वो क्या थी? द वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 40 ईयर्स, कि सबसे बुरी माशी परफॉर्मेंस कब की? पिछले आखिरी 40 सालों की। तो उन्होंने कहा ये इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा साउथ एशियन रीजन को। ये नहीं कि जी आप कहें जी 2-3 साल से जो है वो फ़र्क आ जाएगा, पिछले 40 सालों में इतना जो है वो ग्रोथ नेगेटिव में नहीं गई होगी, डाउनग्रेड नहीं हुई होगी, जितनी कि इन 6 महीनों में हो गई है कोरोना वायरस की वजह से।
द बैंक हैज़ ब्रॉट द रीजनल ग्रोथ फोरकास्ट। अच्छा, अब इसमें पहले यहाँ पे साउथ एशियन रीजन की बात करेगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की बात करेगा। उनका बैंक हैज़ ब्रॉट द रीजनल ग्रोथ फोरकास्ट डाउन टू रेंज बिटवीन 1.8% एंड 2.8% फॉर द ईयर 2020। उनका बैंक ने क्या कर लिया, हैज़ ब्रॉट द रीजनल ग्रोथ फोरकास्ट डाउन, कि उसने वो नीचे ले आया है इस पूरे रीजन की जो उनकी फोरकास्ट थी कि कितनी परसेंट यहाँ पे ग्रोथ होगी। फोरकास्ट क्या होता है, पेशिंग गोई, उसको क्या ले आया है, डाउन ले आया है, नीचे ले आया है टू अ रेंज। और किस रेंज में ले आया है कि भाई कितनी यहाँ पे ग्रोथ होगी, टू अ रेंज बिटवीन 1.8% एंड 2.8%। उन्होंने कहा इस रेंज के दरमियान जो है ना वो ग्रोथ होगी 1.8% और 2.8%, और किस साल के लिए होगी, फॉर द ईयर 2020। और जबकि क्या है आगे कह रहा है, वेयर इट्स अर्लियर फोरकास्ट वॉज 6.3% ओनली 6 months अगो। और कहा जो कि इन्होंने पहले फोरकास्ट की थी इस पूरे खत्ते के लिए वो कितनी थी, 6.3% ओनली 6 months अगो। 6 महीने पहले उन्होंने कहा 6.3% ग्रोथ का, लेकिन जब 6 महीने के बीच में ये सारा कोरोना वायरस वाला इशू हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा 6.3% से कम होके आप भी फोरकास्ट कर रहे हैं 1.8% से लेके 2.8%। तो इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। अब ये कह रहे हैं दिस इज़ अ नियर कैटास्ट्रॉफिक डाउनग्रेड। बिल्कुल आप कह लेंगे ना कि इससे ज़्यादा आप कहोगे आप तबाह कुन सूरत हाल हो नहीं सकती। कैटास्ट्रॉफिक डाउनग्रेड है। डाउनग्रेड का होता है कुछ चीज़ नीचे जाए ना, अपग्रेड डाउनग्रेड आपने सुना होगा ना, तो ये डाउनग्रेड है। बिल्कुल इससे ज़्यादा आप कह लें कि नीचे जा नहीं सकता। कहाँ आप 6.3 पे बात हो रही है पूरे रीजन पे और वहाँ से उठ के चली गई है ये प्रोजेक्शन कहाँ पे, 1.8% से 2.8% पे। अच्छा, अब ये बात की साउथ एशियन रीजन की, उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान का हाल तो इससे भी बुरा है। वो क्या कह रहे हैं, एंड फॉर पाकिस्तान द प्रोजेक्शन फॉर द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर कुड बी एज डिसमल as negative 2.2%, meaning the economy would actually have shrunk instead of having grown। और उन्होंने कहा पाकिस्तान के हवाले से, अच्छा एक तो मैं आपको इसमें फिस्कल ईयर बता दूं। फिस्कल ईयर मतलब जिस तरह अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं तो फिस्कल ईयर हमारे पास क्या होगा, 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020, ये उसकी फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर हम बात करें प्रोजेक्शन तखमीन है किसकी, ऑन गोइंग फिस्कल ईयर, ये मौजूदा हमारा फिस्कल ईयर है, कुड बी एज डिसमल, और ये कितना मायूस कुन होगा उसका अंदाज़ा आप लगाएं, एज नेगेटिव 2.2%। और उन्होंने कहा इतनी हम ग्रोथ की क्या बात हम करें, ये हमारे पास बनेगा नेगेटिव 2.2%। और इसका मतलब क्या है, मीनिंग द इकॉनमी वुड एक्चुअली हैव श्रंक इंस्टेड ऑफ हैविंग ग्रोन, कि इसका मतलब यह है कि इकॉनमी एक तरीके से हमारी है वो क्या करेगी, श्रंक होगी। श्रंक होते चीज़ सुकड़ना ना, मतलब इतनी कम हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी तो बिल्कुल कम हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ हैविंग ग्रोन के बढ़ने की बजाय जो है वो ग्रोथ होने की बजाय हमारे पास उसमें सुकड़ जाएगी, हमारे पास हमारी जो क्या है मईशत है। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये सारी बातें तो हो गई, चलें ये इतने मसले हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है अभी वो मौजूदा सूरत हाल है ना उसमें टॉप प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि देखें थोड़ा सा मसला हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इकॉनमी में फ़र्क होता है कि आपको वापस सूरत हाल नॉर्मल लाने में बहुत देर लग जाती है। लेकिन उन्होंने कहा अभी के लिए जो है ना, मतलब इवन मुल्कों के लिए भी पहली टॉप फोकस प्रायोरिटी क्या है, इकॉनमी नहीं है। क्योंकि ये इकॉनमी ये 2-4 महीनों में ठीक होने वाली नहीं है। जितना आप लोगों का ये नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली तौर पर, बिल्कुल आप कह लें कि मतलब जिस तरह ये इन्होंने 40 साल की भी एग्जांपल दी है कि पिछले 40 साल में इतनी हमने डाउनग्रेड नहीं देखी थी ग्रोथ में जितनी हम अब देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठीक है ये इतने बड़ा मसला है हमारे पास इकोनॉमिक रिसेशन का, लेकिन उन्होंने कहा अभी टॉप फोकस जो है जो अपना सारा फोकस जो है वो इस बात पे नहीं रख सकते कि हमने इकॉनमी को कैसे उठाना है। अभी वो मेजर मसला है वो क्या है, वो हमारे मसला है कि ये सारे कोरोना वायरस के जो मसाइल हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा किस पे, गरीब बंदे पे। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट दिस इज़ नॉट इवन द टॉप आइटम टू फोकस ऑन। उन्होंने कहा ये एक वो टॉप आइटम नहीं है जो हम अभी फोकस करें कि भाई इकोनॉमिक रिसेशन है, दो इट सर्टेनली कैप्चर्स द डेप्थ ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन होता है माशी गिरावट। उन्होंने कहा ठीक है ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है हमारे पास किस चीज़ का, इकोनॉमिक रिसेशन का, कि जिस तरह ये इन्होंने बातें की हैं कि इतने % नेगेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुल्क को जो अभी मसाइल दरपेश हैं तो माशी गिरावट यानी इकोनॉमिक रिसेशन इस वजह से है कि हमारी जो एक ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रही है। लेकिन अभी उन्होंने कहा टॉप फोकस जो है ना वो ये पॉइंट नहीं है। अभी के लिए क्या मसला है सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट आइटम टू फोकस ऑन इज इम्पैक्ट ऑन द पुअर। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा आइटम है जिस पे हमने फोकस करना है, जिस पे हमने ध्यान देना है, वो क्या है, इम्पैक्ट ऑन द पुअर, के असर क्या पड़ रहा है गरीब पे। और अब आगे बता रहे हैं क्यों हमने गरीब पे ज़्यादा जोर देना है। द लेटर आर मोर लाइकली टू बिकम इन्फेक्टेड। उन्होंने कहा ज़्यादा चांस है कि क्या वो उन चांस होता है कि वो क्या इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। द रिपोर्ट नोट्स, और रिपोर्ट क्या कहती है, बिकॉज दे लिव इन क्रैम्प्ड क्वार्टर्स। क्रैम्प्ड होता है तंग व तारीख। तो उन्होंने कहा क्योंकि रीज़न ये है कि वो किधर रहते हैं, बिल्कुल तंग क्वार्टर्स में रहते हैं। एंड हैव डिमिनिश्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनके पास क्या है, हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी नहीं होती। एज वेल एज बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स, उनके पास सफाई वगैरह के कोई क्या है बेसिक प्रोडक्ट्स नहीं होते, सच एज सोप, जैसे कि साबन। और फिर और क्या बता रहे हैं, दे आर मोर लाइकली टू लूज देयर जॉब्स, और ये भी ज़्यादा चांस होता है कि वो जॉब भी ज़्यादा वही अपनी खो देंगे। एंड आर मोर अफेक्टेड बाय फूड प्राइस स्पाइक्स होता है कीमतों का बढ़ जाना। उन्होंने कहा वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं किस वजह से, ये जो अशिया की जो चीज़ें कीमतें बढ़ जाती हैं उसकी वजह से, विच कुड वेल बी एन अनइंटेंडेड आउटकम ऑफ द लॉकडाउन इफ ड्यू अटेंशन इज नॉट गिवन टू कीपिंग द फूड सप्लाई चेन मूविंग। और उन्होंने कहा ये किस चीज़ का नतीजा होता है, अनइंटेंडेड आउटकम होता है। अब मैं आपको ये भी बताऊं, जब इमरान खान ने लॉकडाउन किया था तो तब उसने कहा कि जी मैं इस वजह से नहीं करना चाह रहा कि गरीब पे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया तो देखें कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसकी आवाम है वो भूखी मर जाए, घर में उसको ना कुछ कर सके। लेकिन ये क्या है, ये अनइंटेंडेड आउटकम है जी, क्योंकि जब लॉकडाउन किया था तो उसका ये मकसद तो नहीं था ना कि आवाम जो है वो भूखी मरे, लेकिन क्या है ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, ये अनइंटेंडेड हुआ कि चाहते नहीं थे, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती, लेकिन क्या है ऐसा हुआ उनके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो घर बैठेंगे उनको काम नहीं मिलेगा, दिहाड़ी वाले मज़दूर हैं, तो उसमें मतलब चाहती नहीं थी हुकूमत, लेकिन ऐसा हुआ। और ऐसा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जब गरीबों को काम ना मिले तो ऐसा तो होता है। और ये क्या था, अनइंटेंडेड आउटकम था ऑफ द लॉकडाउन। और किसकी वजह से था, ये लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि इसका जो है और भी इन्होंने कहा इस पर असर पड़ेगा किसके ऊपर, विच इज़ नॉट गिवन टू कीपिंग द फूड सप्लाई चेन मूविंग। उन्होंने कहा और अगर एक और भी इन्होंने तवज्जो ना दी ना किस पे, फूड सप्लाई चेन मूविंग। सप्लाई चेन ये होती है कि देखें कोई भी एक चीज़ हो तो वो कई चीज़ों से मिलकर बनती होती है, तो पूरी एक फूड सप्लाई चेन होती है। एक चीज़ बन रही है तो सिर्फ फाइनल हमने तो फाइनल प्रोडक्ट नज़र आता है, लेकिन उस फाइनल प्रोडक्ट के पीछे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर कोई एक इंग्रेडिएंट मिसिंग हो जाए तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ बनती नहीं है फाइनल प्रोडक्ट। उन्होंने कहा फूड सप्लाई चेन को आप मूविंग रखें, इसको आप वो ना होने दें, क्योंकि अगर यहाँ पे गैप आ गया तो फिर क्या होगा, फिर जो प्राइस हाइक्स वगैरह होंगी उससे क्या हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो गरीब शख्स ही करेगा। तो उन्होंने कहा तो हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो फूड सप्लाई चेन है उसको मूविंग रखे, यानी कि किसी किस्म का गैप उसमें ना आए। अच्छा, अब आगे क्या बता रहे हैं, अच्छा अब इसमें कह रहे हैं द बैंक राइटली पॉइंट्स टू द ग्रेव वल्नरेबिलिटीज़, और बैंक ने सही तौर पे एक जो इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ख़तरात हैं किसकी, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, वो बताई हैं। एंड द पुअर सेगमेंट्स इन पर्टिकुलर, खासतौर पर उन्होंने बताया जो गुरबा को मसाइल दरपेश हैं वो बताया। व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द वायरस, के उनको क्या क्या मसाइल का सामना है जब उनको निपटना पड़ता है किससे, इस वायरस के साथ। अच्छा, अब एक और चीज़ इन्होंने बात की है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है इंसेंटिव दिया गया, ठीक है। और इसी तरह और दूसरे भी जो सरमायादार लोग थे उन्होंने हुकूमत के करीब होने की कोशिश की कि भाई देखें हम ऐसा करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प मिल जाएगी, आप हमारी इंडस्ट्री को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करें, इंसेंटिव दें। तो अच्छा, अब उसमें क्या राइटर बात करें कि इस तरह के लोग सामने आ जाते हैं ना हुकूमत के सामने, तो उनका असल में मकसद क्या होता है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके पर्सनल गेन होते हैं कि जी हम यह हुकूमत के करीब होके ना खुद हम सरमायादार तबका फ़ायदा उठा लें। तो उसके वाले से अभी बात करते हैं, वो मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ वेस्टेड इंटरेस्ट की, ठीक है, वो अभी बाद में आएगा वेस्टेड इंटरेस्ट, वो देखते हैं। एज अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान फेडरल एंड प्रोविंशियल ग्रैपल विद द पॉलिटिक्स एंड ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ द लॉकडाउन, उन्होंने कहा जबकि अथॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में फेडरल एंड प्रोविंशियल दोनों, सेंटर में भी और सूबे में भी ग्रैपल वो निपट रहे हैं किससे, पॉलिटिक्स से भी, सियासत से भी, एंड ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती है, ज़मीनी हक़ाइक़ किस चीज़ के, ऑफ द लॉकडाउन के, लॉकडाउन की वजह से जो भी मसाइल हैं उसको निपट रहे हैं, और साथ कोरोना वायरस का भी की भी आफ्टर इफेक्ट है उसको सामना कर रहे हैं। एट सेम टाइम इट विल बिकम नेसेसरी टू ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट वेज टू जंप स्टार्ट द इकॉनमी। उनका ठीक है, अभी तो जिस तरह ऊपर भी बात हुई है कि भाई अभी तो हम ये चीज़ें नहीं देख सकते भाई इतनी ज़्यादा इकॉनमी है, इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव पे चली गई है, लेकिन उन्होंने कहा एट सम पॉइंट किसी पॉइंट पे आ जाके ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप वो देखें कि हम किस तरह जंप स्टार्ट द इकॉनमी करें। अब जंप स्टार्ट क्या होता है कि मतलब गाड़ी बंद हो जाए हम उसको धक्का दे के स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल एक रुकी हुई चीज़ होती है। उन्होंने कहा इसी तरह जो है वो आपको इकॉनमी को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमारा सारा फोकस गरीब पे है कि उसको खाना नहीं मिला उसको किस तरह बचाना है, क्या करना है, लेकिन आपको इन द एंड आपको इकॉनमी को आगे लेके चलना है तो आपको इसको जंप स्टार्ट इकॉनमी करना ही पड़ेगा। और साथ इन्होंने जिस मैं आपको इसकी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहा था वो आगे बता रहा है, द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दिस इज अ क्लियर एरिया ऑफ फोकस इवन दो इट्स प्रोजेक्शंस शो दैट इकॉनमी विल बी लार्जली मॉरिबंड ऑल थ्रू 2021 एज वेल। उनका रिपोर्ट ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि ये प्रोजेक्शंस ठीक है शो ये करती हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो क्या रहेगी, लार्जली मॉरिबंड होता है कि बिल्कुल कोई किसी में आप कह लें कि जान ना हो, बिल्कुल पड़ा हो ना, बिल्कुल आप कहें कि
बिल्कुल मरने के करीब हो ना। और जहाँ भी ऐसी बात करें कि मईशत हमारी बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल जैसे मरी हुई है, उसमें बिल्कुल जान है ही नहीं। और उन्होंने कहा ऐसा कब तक रहेगा, ऑल थ्रू 2021 एज वेल, और ये तब तक ऐसा रहेगा। और इस सिलसिले के लिए वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इकदाम करे कि वो जंप स्टार्ट द इकॉनमी करे, क्योंकि इकॉनमी में ठीक है अभी आप गरीब की का सोच रहे हो, लेकिन आपको कुछ मईशत के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सालों लगेंगे, ये 2-4 महीने की बात नहीं है कि आप कहेंगे कि बस ठीक है ये कोरोना वायरस का मसला ख़त्म हो गया, 2 महीने में हम वापस उसकी तरफ नॉर्मल हालात की तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब आगे बात बता रहे हैं कि इन हालात में, और जो मैं आपको वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहा था, कि कुछ अनासर जो हैं वो आके ये आके कोशिश करेंगे जो हुकूमती रिसोर्सेज हैं ना उन पे काबू कर ले, ठीक है। क्योंकि इस मुश्किल हालात में हुकूमत को चाहिए होता है सरमाया, तो वो कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जी हम आके अब तवज्जो हासिल कर लें हुकूमत की, और इन सारी जो इन रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा कर लें। तो उस पर उन्होंने कहा इस बात पे ख़ास ध्यान देना पड़ेगा हुकूमत को, वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, ज़ाती दिलचस्पियाँ, वो ये फ़ायदा ना उठा लें हुकूमती रिसोर्सेज का। तो इस सिलसिले में राइटर कहना है कि बहुत ज़्यादा हुकूमत को केयरफुल होना पड़ेगा। अब देखते हैं, दैट विल बी द मोमेंट व्हेन द प्लेयर और वेस्टेड इंटरेस्ट श्योर टू किक इन विद मैक्सिमम फोर्स। उन्होंने कहा ये वो वक्त होता है कि जब वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ज़ाती दिलचस्पियाँ होती हैं, वो क्या है, वो सामने आते हैं विद मैक्सिमम फोर्स, पूरे धड़ल्ले के साथ सामने आते हैं। और उनकी कोशिश क्या होती है, ऑलरेडी वी कैन सी पावरफुल एलिमेंट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंक्रीजिंगली यूजिंग देयर कंसिडरेबल क्लाउट होता है असर रसूख। उन्होंने कहा हम अभी तक देख चुके हैं कि वो लोग खासतौर पर जो ताल्लुक़ रखते थे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर से, वो आगे आए और क्या उन्होंने अपना असर रसूख यूज़ करने की कोशिश की। और उसमें क्या उन्होंने किया, टू फाइंड वेज टू आइदर लूजन द लॉकडाउन, कि उन्होंने कोशिश की किस तरह या तो ये कोई नरमी हो जाए किस में लॉकडाउन में, और लिफ्ट इट ऑल टुगेदर, या मुकम्मल तौर पे उठा दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स टू जंप स्टार्ट द इकॉनमी, उन्होंने कहा ठीक है अभी तो हम फोकस करें गरीब पहलुओं के, लेकिन उन्होंने कहा कुछ अर्से बाद जब वक्त आएगा क्या करने का, जंप स्टार्ट द इकॉनमी, इस इकॉनमी को थोड़ा बेहतर करने का, दिस सेम गेम विल बी मैग्नीफाइड। उन्होंने कहा ये सेम गेम जो है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी। जिस तरह पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरे बताया था, इमरान खान ने इंसेंटिव वगैरह देने की बात की थी, उन्होंने कहा यही सेक्टर वगैरह इसी तरह के जो सरमायाकार तबका है वो आगे आएगा हुकूमत के, और क्या वो कोशिश करेगा हमदर्दियाँ समेटने की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मराहत हासिल कर लें हुकूमत से, क्योंकि उनको पता है भाई हुकूमत को भी पैसे चाहिए, हम पैसे दे सकते हैं, तो हम जो है अपना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इस सारी सूरत हाल से। उन्होंने कहा क्या, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्कीम्स विल बी एडवांस्ड इन द नेम ऑफ रिवाइविंग ग्रोथ। और वो क्या कोशिश करेंगे हुकूमत को कहने की कि भाई हम इस तरह की हमें स्कीम ला के दो, और इससे क्या होगा कि जो रिवाइव होगी, ग्रोथ होगी, रिवाइव होते तो ये चीज़ दोबारा ज़िंदा होना। उन्होंने कहा ये इकॉनमी बिल्कुल मरी होगी, और उस टाइम वो आके बात करेंगे कि भाई हम जो है इस तरह इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ हो जाएगी, तो वापस पाँव पे हम लोग माशी तौर पे खड़े हो जाएंगे। तो उस टाइम पे राइटर बात कर रहे हैं कि हमें इस तरह के लोगों से जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उनसे बच के रहना होगा। बट हुज मेन पर्पस विल बी टू चैनल द फ्लो ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इनटू प्राइवेट हैंड्स। उन्होंने कहा और इन लोगों का जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका असल मकसद क्या होगा, बट हुज मेन पर्पस वो टू चैनल द फ्लो ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इनटू प्राइवेट हैंड्स। उनका ये मकसद होगा जितनी भी हमारे पास पब्लिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो काबू में कर लें, कितने प्राइवेट हैंड्स अपने पास कर लें। अच्छा, बाकी क्या कह रहे हैं, पुटिंग वेस्टेड इंटरेस्ट असाइड ड्यूरिंग द डेज ऑफ द लॉकडाउन्स व्हाइल द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस इज वेज्ड इज क्रिटिकल टू इंश्योरिंग दैट व्हाटएवर ग्रोथ इमर्जेस एट द अदर एंड ऑफ दिस टनल इज इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। पहले मीनिंग देख लेते हैं। इंश्योरिंग होता है किसी चीज़ को यकीनी बनाना, इक्विटेबल होता है मसावी, और सस्टेनेबल होता है पायदार। अच्छा, अब बात ये कह रहे हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना इसको हम परे रखें, वेस्टेड इंटरेस्ट असाइड, कि इसको अलहदा रखें ड्यूरिंग द डेज ऑफ द लॉकडाउन्स, के हम ये लॉकडाउन के दौरान जो है इस तरफ ध्यान ना दें कि जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको जो है आगे आने का मौका दें। वाइल द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस इज वेज्ड इज क्रिटिकल। उन्होंने कहा जो फाइट की जा रही है कोविड-19 की वो क्या है, वो क्रिटिकल है, अहम है, टू इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाने में, दैट वॉट एवर ग्रोथ इमर्जेस एट द अदर एंड ऑफ दिस टनल। उन्होंने कहा अभी तो ठीक है हम नहीं फोकस कर सकते कि ग्रोथ हमने कैसे करनी है, लेकिन वो वक्त 1.5 साल बाद जब वो वक्त आएगा, वॉट एवर ग्रोथ इमर्जेस एट द अदर एंड ऑफ दिस टनल, उस टाइम पे क्या हो, इज़ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है ना हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका लोग हैं इनको आगे ना आने दें। नहीं तो क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि वो आगे आ गए, हुकूमत से मराद वगैरह ले ली, उस टाइम पे जब हमारा टाइम आएगा 1.5 साल बाद इकॉनमी को आगे ले जाने का, तो उस टाइम तक ये सारा सरमाया चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से निकल के कहाँ जा चुकी होंगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। तो उन्होंने कहा उस चीज़ से हमें बचनी चाहिए कि हम सिर्फ कह लें कि जी हमें पैसे बहुत चाहिए तो ठीक है चलें ये कैपिटलिस्ट लोग आ रहे हैं, सरमायाकार आ रहे हैं, इनको हम दे देते हैं चीज़ें। तो उन्होंने कहा इस तरह के लोगों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ताकि बाद में जो भी हमारी इकॉनमी हो वो क्या हो, इक्विटेबल हो। क्योंकि देखें अगर इस तरह के लोगों के पास चली गई सारी मराद तो बाद में वो अपने जैसे सरमायाकार कोई आगे लेके आएंगे, गरीब को तो कुछ नहीं देंगे, तो वो इक्विटेबल नहीं होगी। तो उन्होंने कहा हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह के लोगों
को हुकूमती रिसोर्स ना दी जाएँ, ताकि बाद में जब हमारी इकॉनमी, ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल बहाल हो जाए, कम से कम वापस से आ रही हो नॉर्मल हालात की तरफ, तो वो क्या हो, एक्विटेबल हो, मसावी हो, और क्या हो, सस्टेनेबल हो और पायदार हो। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के पास हुई जिनका सिर्फ कुछ अपने ज़ाती मकसद के लिए आए हुए, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी, अपने फ़ायदे के लिए आएंगे। तो उन्होंने कहा हमेशा हमें एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी स्टेप्स लें तो इन लोगों से बच के रहें जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, ताकि बाद में जब हमारी इकॉनमी जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब जाए तो वो एक्विटेबल हो, मसावी हो और सस्टेनेबल हो, पायदार हो, यानी कि सस्टेन कर सके। ये था एडिटोरियल आज का, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो, जिसके 100 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस है, जिसमें मैं आपसे PDF वगैरह शेयर करता हूँ, हाईलाइट्स होती हैं, ये वीडियो होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और लेटेस्ट मैगजीन्स होते हैं। क्योंकि बेसिकली जो है वो मैं पैसे चार्ज ही सिर्फ मैगजीन्स के करता हूँ, बाकी चीज़ें तो मेरा सिर्फ टाइम लगता है, लेकिन मैगजीन्स में जो उनके पैसे लगते हैं तो वो मैं सिर्फ 100 रुपीज़ नॉमिनल फ़ी रखी हुई है। वो अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप मुझे 0306-436-8023 पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई किसी को चाहिए हो तो वो 1-2 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकता है, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।